नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। मैं अरुण कुमार पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। रात 8 बज गए हैं और रोज की तरह आपको पता है कि मैं मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान आपके समक्ष लेके आता हूं। तो आज जो है हम मध्य प्रदेश की न्यायपालिका वाला जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। आपको पता है कि जो मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान है, एमपीजी के जिसको हम कह सकते हैं, आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3 एवं यूनिट नंबर 5 से जो है संबंध रखता है। यानी जो 3 यूनिट है तो जो आपका यूनिट है वो यूनिट नंबर 1, 3 एंड 5, ठीक है। इन 3 यूनिट का संबंध जो है एमपीजी के से। इसका मतलब है कि हम इन 3 यूनिट को पढ़ के लगभग 25 से 30 क्वेश्चन कर सकते हैं कवर। और ये ऐसा सेक्शन है कि अगर 30 क्वेश्चन आ गए तो हम 25 से 27 क्वेश्चन तो सही कर पाएंगे, अगर हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ रहे हैं एमपी को। तो हमें जो अपना पूरा सिलेबस, आपको पता है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत वास्ट हो जाता है और वहाँ से गारंटी नहीं है कि 10 क्वेश्चन आए और उसमें मैं 8 कर पाऊँ, हो सकता है 3-4 ही कर पाऊँ, ठीक है। तो आपको किस बात पे सबसे ज़्यादा ध्यान लगाना है, वो इस बात पे है कि एमपी जीके का जो हमारा यूनिट है वो बहुत अच्छे से कवर होना चाहिए। अगर आपको 80 प्लस नंबर लाने हैं तो, और अपने सिलेक्शन को श्योर करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार 80 के आसपास कट ऑफ जा रहा है ना। तो जो यूनिट है वो यूनिट नंबर 1, 3 एंड 5 से है ना। तो आज हम शुरू करेंगे। जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की न्यायपालिका। आपको पता है कि पिछले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में हमने मध्य प्रदेश की विधायिका से संबंधित जो बातें थी वो अच्छे से पढ़ लिया है। इसके अलावा कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। और जो तीसरा हमारा शासन का अंग है न्यायपालिका, आपको पता है शासन के 3 है अंग है, कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। तो आज हम तीसरा अंग और आखिरी अंग शासन का पढ़ेंगे। आजकल चौथा अंग भी बोला जाता है, एक मीडिया है उसको चौथा अंग बोला जाता है शासन का, लेकिन हम बेसिक तौर पे 3 ही समझते हैं। तो आज हम जो है अपना तीसरा और आखिरी जो हमारे शासन के अंग मध्य प्रदेश के संबंध में उसको हम डिस्कस करें। कोई टॉपिक हम शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले आपके लिए एक काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों चैनल से जुड़ जाइए। और जितने लोग जुड़ गए हैं चैनल से, वो जो चैनल की लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों तक, सहपाठियों तक। आपको पता है कि लगातार वैकेंसीज आ रही है, एमपीएसआई, एमपी पटवारी, वन रक्षक, सभी के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि पूरे सिलेबस में 1/4 हिस्सा एमपी से आता है। और कोई भी एग्जाम की तैयारी आप अगर कर रहे हैं व्यापम में तो भी आपके लिए लाभप्रद है। तो जरूरी नहीं है कि आप एमपीपीएससी वालों के लिए ही ये लिंक शेयर करें। एमपीपीएससी से रिलेशन जिनका है, प्री मेंस, उनके लिए तो है ही ये लाभकारी। उसके अलावा एमपीएसआई, पटवारी, व्यापम, जेल प्रहरी, दुनिया भर की जो भी एग्जाम हो रहे हैं सबके लिए लाभप्रद है। तो जितने लोग चैनल से जुड़ गए हैं, फटाफट जो चैनल की लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फटाफट शेयर कर दीजिए। अगले 1 मिनट के अंदर हम टॉपिक को शुरू करेंगे और न्यायपालिका को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने कार्यपालिका और विधायिका को पढ़ लिया, ठीक है। फटाफट चैनल की लिंक को शेयर कीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं।
चले शुरू करें। बहुत बेसिक से समझेंगे चीज़ों को और एक एक चीज़ देखेंगे। थोड़ा सा एक बार हम फिर से जो चीज़ें पढ़ चुके हैं, खासकर जो शासन के अंग हमने 3 बताए थे आपको, एक बार मैं फिर से पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा ताकि जो नए लोग हैं उनको अच्छे से ये बात समझ में आ जाए। शासन के अंग है ना, अर्थात ये है जो हमारे देश में सत्ता संभाल रहे हैं या शासन कर रहे हैं। कितने प्रकार के ऐसे संस्थाएं हैं जो शासन कार्य कर रही हैं। हमने बताया था उस दिन 3 प्रकार की संस्थाएं शासन कार्य कर रही हैं। बहुत अच्छे से समझना है इसे फिर से एक बार, और ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग पे रखना है। ये प्री मेंस हर जगह आपके काम आएगा और जीवन में तो काम आना ही है। शासन के 3 अंग है एक जागरूक नागरिक की तरह। मैंने बताया था कि एक विधायिका होती है, हम मध्य प्रदेश के संबंध में समझेंगे और साथ ही साथ ये समझ लिए देश के संबंध में भी वही बात है, कुछ अलग नहीं। इसके अलावा दूसरी होती है शासन का अंग कार्यपालिका, और जो शासन का तीसरा अंग है जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है न्यायपालिका। अब इसको अच्छे से समझते हैं। विधायिका क्या है? विधायिका वह संस्था है जो कानून निर्माण करती है, कानून या विधि का निर्माण करती है। भाई देश है हमारा, आपको पता है कि पूरा देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। हर चीज के लिए कानून बना है। संविधान एक प्रकार का गाइड का काम करता है। हर चीज के लिए हमारे यहाँ कानून बना। कानून बनाने का जो काम है कौन करता है? विधायिका करती है। कौन करता है? विधायिका। आपको पता है पूरा का पूरा जो देश है वो कानून से चलता है। ऐसा तो नहीं है जिसकी जो मर्जी होगी वो करेगा, है ना। आपका मन कर गया कि आप किसी के घर में जाके निवास कर लेंगे तो निवास कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपका मन कर गया कि आज ट्रेन में कोई नहीं जाएगा, हम सबको रोक देंगे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो एक प्रकार से जो देश का कानून है उससे देश चलता है और उसी से सभी लोग बंधे हुए होते हैं। कानून का आपको हमें सबको पालन करना पड़ता है। अब कानून बन के तो आए नहीं ऊपर से, है ना। तो कानून बनाने के लिए पहले तो क्या चाहिए? एक संस्था होनी चाहिए। तो कानून निर्माण की जो संस्था है उसे हम क्या बोलेंगे? विधायिका। अब अगर हम इस विधायिका की बात करें कि आपको समझ में नहीं आई विधायिका क्या होती है, तो विधायिका सिंपल सी बात है। आपको पता है देश में एक संसद होती है जिसमें 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यही विधायिका है ना। यही कानून निर्माण का काम करती है, आपको पता ही है। इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें, क्योंकि एमपी पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में आपको पता है कि विधानसभा होती है ना। विधानसभा होती है। कितनी विधानसभा सीटें हैं? 230। तो ये जो विधानसभा होती है कानून निर्माण का काम मध्य प्रदेश में करती है, और ये जो संसद होती है केंद्र के स्तर पे करती है। तो विधायिका समझ में आ गया शासन के अंग में। हमने पहले भी बताया था आपको बहुत अच्छे तरीके से शासन के अंग में जब हमने विधायिका पढ़ा था, लेकिन फिर से मैं समझा रहा हूं ताकि जो बच्चे नए जुड़े हों उनको भी ये बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। तो विधायिका का काम क्या हुआ? कानून का निर्माण कर। अब देश में कानून तो बन गया, कानून बन गया। अब जरूरी तो नहीं कि कानून बन गया है तो सभी लोग पालन करने लगेंगे उसको, है ना। अब एक संस्था एक और आती है, कार्यपालिका। अब ये क्या काम करती है? कार्यपालिका काम करती है कानून का क्रियान्वयन करना, या कानून को लागू करने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी हो जाती है? किसकी हो जाती है कानून को लागू करने की जिम्मेदारी? कार्यपालिका की। क्लियर है ये बात? एक तरफ एक संस्था है जो कानून बना दी, अब कानून बन गया है तो उसको लागू करवाना भी जिम्मेदारी है सरकार की। तो उसके लिए क्या है? एक संस्था है, कार्यपालिका उसे बोलते हैं। और कार्यपालिका जो है कानून को लागू करवाने का काम करती है। अब कार्यपालिका भी मैंने कल बताया था आपको 2 प्रकार की है। एक होती है स्थायी कार्यपालिका, एक होती है अस्थायी कार्यपालिका, है ना। अस्थायी कार्यपालिका में कौन कौन? जैसे राज्यपाल हो गए, नाम मात्र के प्रमुख, मुख्यमंत्री हो गए, है ना, मंत्री हो गए। ये सब क्या है? अस्थायी कार्यपालिका के तहत आते हैं। और एक स्थायी कार्यपालिका जिसमें आईएएस हो गए, एसडीएम हो गए, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? ये सारे के सारे आ जाएंगे कार्यपालिका। आपको पता है कि कानून देश का निर्माण जहां विधायिका कर देती है, तो आपको पता है कि जो कानून का क्रियान्वयन है आपको ग्राउंड लेवल पे कौन करता दिखता है? हमको वही करते दिखते हैं। भाई मंत्री जी लागू करवाते हैं कि ये कानून अब लागू होना चाहिए, और स्थायी तौर पर जो स्थायी कार्यपालिका उसे ग्राउंड पे काम करवाती है। जैसे आरटीआई एक कानून है ना। जैसे आरटीई एक समझ लीजिए, एक कानून बना था आरटीई, राइट टू एजुकेशन, है ना। कानून तो संसद ने बना दिया था 2010 से, इसको लागू कर दिया।
अब भाई ग्रामीण स्तर पे सबको शिक्षा मिलेगी, सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक की, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी स्थायी कार्यपालिका या स्थायी की है। तो बेसिक तौर पे स्थायी कार्यपालिका इस पे ज्यादा काम करती दिखती है हमको ग्राउंड पे। आपको पता है कि सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि स्कूलों में या 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा मिले। ठीक है, इसके अलावा भी सभी प्रकार के कानून आप देख लीजिए, उसको सबकी जिम्मेदारी जो है, जैसे आपको पता है कि जो एनएफएसए है, फूड सिक्योरिटी मिशन है, उसके तहत आपको पता है कि 5 किलोग्राम प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिलता है प्रति ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह, है ना, प्रति व्यक्ति प्रति माह। अब ये कौन दिलवाता है? ग्राउंड स्तर पे पता चलेगा आपको कि ग्राउंड स्तर पे कोटा होते हैं, है ना, कंट्रोल की दुकानें होती है, तो वो वहां पे देता है, वहां पे अधिकारी होते हैं और वो सबको अनाज मिले, इसकी जो जिम्मेदारी है ग्राउंड पे जो काम कर रहे अधिकारी होते हैं उनकी होती है और उसे वो पूरा करवाते हैं। तो ये कार्यपालिका हो गई। आगे आपको समझ में 2 अंक, इसको हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया, है ना, विधायिका को पढ़ लिया हमने हमने 2-3 दिनों में कार्यपालिका को पढ़ लिया। आज हमारा जो महत्वपूर्ण है वो है न्यायपालिका। अब देखिए, एक कानून बनाने वाली संस्था थी जिसने कानून को बनाया, और एक है संस्था जो कानून को लागू कर रही है। ये लागू कर रही कौन? कार्यपालिका। अब जरूरी तो नहीं है कि हमेशा और हमेशा कानून सही तरीके से लागू हो जाए। हो सकता है कई बार ऐसा हो कि लोगों के साथ यानी कि नागरिकों के साथ अन्याय हो। अन्याय वो किसी भी स्तर पे हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर कानून के स्तर पे हम इसे देखें। किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय हो सकता है, और अन्याय करने में कौन कौन व्यक्ति हो सकता है? अन्याय करने में कौन कौन व्यक्ति होता है? राज्य भी आपके साथ कुछ अन्याय कर सकती है, और राज्य का मतलब ये थोड़ी है कि प्रधानमंत्री जी कोई अन्याय करने आएंगे, कोई भी कर सकता है। हो सकता है कि आपको आरटी के तहत एजुकेशन मिले 6 से 14 वर्ष तक, और पता चले कि स्कूल प्रशासन ये कह रहा है कि हम तो आपको एडमिशन नहीं देंगे, जाति धर्म के नाम पे रोक रहा है। तो भाई अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप कहाँ जाएंगे? आप न्याय मांगने जाएंगे, और न्याय मांगने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? न्यायालय जाना पड़ेगा। तो यही एक संस्था है जो कानूनों को लागू ना होने की स्थिति में या किसी के साथ अन्याय होने की स्थिति में जो लोगों की रक्षा करने की जिम्मेदारी है वो किसकी है? न्यायपालिका की। तो मध्य प्रदेश में भी ऐसी संस्था है। ठीक है, अब हम बताएंगे कि कौन कौन सी संस्था है, तो उसको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, या किसी को कोई सवाल है आपके या कोई डाउट है, आप फटाफट आंसर करिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि आप लोगों को ये पूरी बात यानी शासन का अंग अच्छे से समझ में आ गया है।
क्लियर है? सारी बातें आप लोगों को शासन के अंग के स्तर पे समझ में आ गई है, नहीं आई? आप लोग जल्दी बताइए भाई, फिर हम उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि आप लोग चीज़ों को सही तरीके से समझ रहे हैं और आपके मन में कोई डाउट नहीं है इस बात को लेकर। चलिए पढ़े, हम शुरू करें। अब हम शुरू करेंगे अपना मध्य प्रदेश की न्यायपालिका। 2 सेक्शन हमने पढ़ लिए अच्छे से शासन के स्तर पे, 3 में से 2 हमने पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ लिया? विधायिका, विधानसभा के संबंध में उसके मुख्य पदाधिकारी, इसके अलावा कार्यपालिका के संबंध में भी सचिव देख लिया हमने, मुख्यमंत्री देख लिया और हमने राज्यपाल देख लिया। आज हम लोग देखेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका ऐसी संस्था जो न्याय प्रदान करती है। क्लियर है बात? किसी के साथ अन्याय ना हो, इसकी जिम्मेदारी जो है ये किसकी है? न्यायपालिका की। क्लियर है बात? चलिए, मध्य प्रदेश के स्तर पर हम देखेंगे कि न्याय व्यवस्था कैसे काम करती है। मध्य प्रदेश के स्तर पे, हम राज्य के स्तर पे देखें तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है, न्यायपालिका के स्तर पे सबसे बड़ी संस्था है। कौन? उच्च न्यायालय। इसको इंग्लिश में हम हाई कोर्ट बोलते हैं। आपको पता ही होगा, ज्यादातर लोग परिचित होंगे हाई कोर्ट से। ये कहाँ है? जबलपुर में। मुख्य पीठ जबलपुर में है, और भी है इंदौर, जबलपुर में, अरे सॉरी, इंदौर और ग्वालियर में। तो मध्य प्रदेश के राज्य के स्तर पे जो उच्च स्तर पे बैठा हुआ है न्यायपालिका के, वो है उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट। ठीक है। दूसरे स्तर पे है जिला न्यायालय। कौन है? जिला न्यायालय। तीसरे स्तर पे क्या है? ग्राम न्यायालय। यानी कि न्यायपालिका में देखा जाए तो सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? हाई कोर्ट। दूसरे स्तर पे कहाँ है? जिला स्तर पे जिला कोर्ट, राज्य स्तर पे हाई कोर्ट, जिला स्तर पे जिला कोर्ट, और आपको ग्राम स्तर पे भी ग्राम न्यायालय मिलेंगे। क्लियर है ये बात? आ रही समझ में? आ रही बात अच्छे से समझ में या नहीं? ठीक है। 3 स्तर पे न्यायिक व्यवस्था हमारे मध्य प्रदेश में है। चलिए, अब हम एक एक करके देख लेते हैं, एक एक को अच्छे से। आप समझ गए ना? 3 स्तर पे न्यायिक व्यवस्था है। एक उच्च न्यायालय है, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे जिला न्यायालय है। यहाँ पे भी 2 भागों में बटा हुआ दिखेगा आपको, लेकिन उसे बहुत अच्छे से ऐसा नहीं है। एक फौजदारी और एक दीवानी न्यायालय के तौर पर काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट, है। फौजदारी, यहाँ क्रिमिनल केस देखे जाते हैं, और यहाँ पे सिविल केस। सिविल केस का मतलब ये होता है कि जमीन जायदाद से संबंधित मामले, सामान्य मामले। चलिए, पहले देखते हैं उच्च न्यायालय। क्या देखेंगे? एमपी का हाई कोर्ट। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, यहाँ पे एक एक बात आपको बहुत अच्छे से समझना है। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो है, पहली बात तो जबलपुर में। ठीक है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के मुख्य खंडपीठ जबलपुर में। क्लियर है ये बात? चलिए, इस जबलपुर जो खंडपीठ है, ये मुख्य जो खंडपीठ है, इसकी स्थापना जो हुई 1 नवंबर 1956, यानी कि जिस दिन मध्य प्रदेश का गठन हुआ है उसी दिन जो है मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय का भी गठन हो रहा है, या हाई कोर्ट का गठन हो रहा है। ठीक है। कब गठन हो रहा है? 1 नवंबर 1956। क्लियर है बात? कहाँ पे है? जबलपुर में। सबको पता है ना, जबलपुर में मध्य प्रदेश का न्याय हाई कोर्ट है, मुख्य पीठ। ध्यान रखना, ये मुख्य पीठ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अब मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है उसका संबंध संविधान में कहाँ है? तो बहुत अच्छे से याद रखना है। आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट की बात की गई है, और उसी के तहत मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय भी है। क्लियर है बात? क्लियर है बात कि नहीं? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर में। याद रहेगा,
कब स्थापना हुई? 1 नवंबर 1956 को। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 214 के तहत। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय मैंने पहले बताया जबलपुर में है, लेकिन उसकी खंडपीठ है, क्योंकि आपको पता है कि प्रदेश बहुत बड़ा है और हर कोई वहां नहीं पहुंच सकता कि हर व्यक्ति, इंदौर का व्यक्ति भी वहीं पहुंच जाए, मंदसौर का भी पहुंच जाए, ग्वालियर का भी पहुंच जाए, तो कुछ चीजें आसान हो जाए लोगों को न्याय मांगना या न्यायपालिका तक पहुंचना। उसके लिए क्या किया गया कि 2 और खंडपीठ स्थापित कर दी गई। एक इंदौर में खंडपीठ स्थापित कर दी, ये भी उच्च न्यायालय ही है और ये 1968 में स्थापित है, और दूसरी खंडपीठ ग्वालियर में स्थापित की गई 1968 में। तो आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि कुछ कुछ, जैसे ये हमारा मध्य प्रदेश है, हम इसको मध्य प्रदेश समझते हैं, तो यहाँ पे एक इंदौर है, यहाँ पे एक स्थापित कर दिया है ना 1968 में, और 1968 में यहाँ ग्वालियर में स्थापित कर दिया, और 1956 में यहाँ जबलपुर में स्थापित कर दिया। अब फायदा देखो इसका क्या हो रहा है, इधर का व्यक्ति है यहाँ पहुंच जाता है अपने मामले लेके, इधर का पूरा व्यक्ति नॉर्थ का ग्वालियर पहुंच गया, है ना, बर्डन भी कम हो गया न्यायपालिका से, है ना, अलग अलग। और इंदौर जो है पश्चिमी इलाका देखते, तो न्याय व्यवस्था में 3 जगह ऐसे कोर्ट स्थापित कर दिए गए मध्य प्रदेश में, उसका फायदा जनता को हुआ। तो मुख्य पीठ जबलपुर में है ना, और आर्टिकल कौन सा? 214। और जो 2 अन्य खंडपीठें हैं कहाँ स्थापित हुई? इंदौर में 1968 में और ग्वालियर में 1968 में। ये क्लियर है या नहीं? उच्च न्यायपालिका आपको याद रहेगा, या हम जिसको उच्च न्यायालय कहेंगे, तो याद रहेगा कि नहीं, राज्य के स्तर पे सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है। ठीक है, राज्य के स्तर पे सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है। क्लियर है यहाँ तक या कोई डाउट? बताइए भाई, फटाफट बताइए। क्लियर है या नहीं? फटाफट बताइए आप। ये पूरी बात उच्च न्यायालय से संबंधित अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये हो गई राज्य के स्तर पे सबसे बड़ी न्यायिक संस्था। अब मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हैं, जिनको हम जिला न्यायालय बोल रहे हैं। ठीक है, जिले के स्तर पर जिला न्यायालय भी सभी जिलों में स्थापित किए गए हैं। इसका जो संबंध है अनुच्छेद 233 से। ठीक है, किसका संबंध है? अनुच्छेद 233 से जिला न्यायालय का संबंध है। क्लियर है बात?
क्लियर रहेगा। जिला, अब जिला न्यायालय भी दो स्तर पर काम करते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही आपको दिखेंगे, अलग अलग नहीं होते हैं, बस काम अलग अलग। एक सिविल मामले देखते हैं, ठीक है, जिसको सिविल न्यायालय बोलते हैं, सिविल कोर्ट, और एक होते हैं फौजदारी न्यायालय, क्रिमिनल कोर्ट के रूप में काम करते हैं। यहाँ पे देखे जाते हैं सारे के सारे आपराधिक मामले, है ना। आपको पता है कि सारे आपराधिक मामले सबसे पहले यहीं पे पहुंचते हैं, कहाँ, जिला कोर्ट में। उसके बाद जमीन जायदाद से संबंधित जो मामले हैं, अन्य कोई मामले, वो सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही, सिविल कोर्ट में चले जाते हैं, सिविल न्यायालय में। ठीक है, क्लियर है बात। चल, आखिरी स्तर पे है एक ग्राम न्यायालय, ठीक है, ग्राम न्यायालय। क्लियर है बात। जिला न्यायालय में कोई डाउट या कोई सवाल आपके, कोई परेशानी ऐसी? ठीक है, चलिए। अब ये जो ग्राम न्यायालय है वो 2008 में एक अधिनियम आया, ग्राम न्यायालय अधिनियम, उसके माध्यम से ग्राम स्तर पे न्यायालय स्थापित किए गए हैं। छोटे मोटे जो मामले होते हैं, आपको पता है, वो ग्राम के स्तर पे निपटा दिए जाते हैं या देखे जाते हैं। क्लियर हो गई बात। न्यायालय मध्य प्रदेश में इस प्रकार के हैं, कैसी न्यायिक व्यवस्था है हमारे मध्य प्रदेश में, ये बात समझ में आ गई या नहीं आई आप लोगों को? समझ में, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमने बहुत अच्छे तरीके से, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसे और अच्छे से देख लें, और या तो वीडियो भी आप वापस से देख सकते हैं, समझ में आए। शासन व्यवस्था कैसे काम करती है, कैसे अंग है उसके, वो भी मैंने बहुत अच्छे से बात आपको बता दी है। उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, ग्राम न्यायालय, जो न्यायिक व्यवस्था मध्य प्रदेश में है, उसके संबंध में भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया, और उम्मीद करता हूँ ये जो पूरी बात है वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बढ़े आगे, अब हम लोग शुरू करें चीजों को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यायपालिका के संबंध में जानते हैं क्या क्या बेसिक जानकारियां हैं हमारे न्यायपालिका के संबंध में। रेडी हैं आप लोग? चलिए एक चीज देखते हैं। 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम, है ना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, आपको पता है इसी पुनर्गठन अधिनियम के तहत हमारे राज्य की स्थापना हुई है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा, बहुत अच्छे से याद रखना, धारा 49 सब 1, सब धारा जिसको हम बोलेंगे 1, कौन सी है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49A के तहत जो है जबलपुर में 1 नवंबर 1956 को उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है, उच्च न्यायालय बनाया गया। ठीक है, ये बात हमने बताया था आपको कि 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो किस धारा के तहत, किस अधिनियम के तहत? 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत, और धारा 49A के तहत। ठीक है, ये बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है ये बात? चलिए, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। अगली बात देख लेते हैं। 28 नवंबर 1968, याद रखना 28 नवंबर 1968, हमने पहले ही बताया कि इंदौर में और ग्वालियर में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की 2 और स्थायी खंडपीठ स्थापित की गई। ठीक है, मुख्य खंडपीठ जबलपुर में, है ना, ये जबलपुर जो हमने बताया था। और 1968 में डेट है 28 नवंबर 1968। इंदौर और ग्वालियर में जो है 2 खंडपीठें स्थायी तौर पर स्थापित की गई। क्लियर है बात?
ये डेवलपमेंट याद रहेगा आप लोगों को। 1956 में 1 नवंबर 1956 में उच्च न्यायालय की स्थापना जबलपुर में, 28 नवंबर 1968 को इंदौर और ग्वालियर में 2 और खंडपीठें स्थापित की गई। चलो अब देखते हैं क्या हो रहा है। छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद जो छत्तीसगढ़ का न्यायालय बना, हाई कोर्ट बना, वो बिलासपुर में बना। ठीक है, आपको पता है कि छत्तीसगढ़ 2000 में अलग हो जाता है मध्य प्रदेश से। कब की डेट है? 1 नवंबर की डेट है वहां पे। तो 1 नवंबर को होता क्या है, छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है। और जब छत्तीसगढ़ अलग हो तो स्वाभाविक सी बात है उसके लिए भी एक कोर्ट, हाई कोर्ट होना चाहिए। तो उनका कोर्ट कहाँ बना है? उनका कोर्ट बना है बिलासपुर में। ठीक है, हमारे कोर्ट के विषय में आपको पता होना चाहिए, उनके कोर्ट के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं आएगी या नहीं पूछी जाएगी आपसे। ठीक है, क्लियर है ये 3 बातें। चलो आगे बढ़े और देखते हैं क्या है मध्य प्रदेश के संबंध में। पहली बात कि मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश जो रहे हैं वो मोहम्मद हिदायतुल्ला जी रहे हैं। याद रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, क्योंकि बाद में सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं, वहां भी जज बनते हैं। तो ये प्रथम न्यायाधीश रहे हैं। क्या नाम है इनका? मोहम्मद हिदायतुल्ला जी। ये मुख्य न्यायाधीश थे, सॉरी यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश कौन रहेंगे? मोहम्मद हिदायतुल्ला जी, एम हिदायतुल्ला जी। याद रहेगा आप लोगों को। चलिए बाद में ध्यान रखना, ये उपराष्ट्रपति भी बनते हैं और राष्ट्रपति भी बन जाते हैं, है ना। ये उपराष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति कार्यकाल कुछ समय के लिए इनका रहता है। ठीक है, तो ये वहां भी है। चलिए आगे बढ़े। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन हाँ पद संभालते हैं, तो याद रखना है आपको। चलिए मध्य प्रदेश में प्रथम महिला न्यायाधीश, ध्यान रखना प्रथम महिला न्यायाधीश, प्रथम महिला न्यायाधीश याद रहेगा आपको। प्रथम महिला न्यायाधीश कौन सी है मध्य प्रदेश में? सरोजनी नायडू। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, आप अच्छे से इसको याद रखेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पे महिला से संबंधित जो क्वेश्चन है बहुत पूछे जाते हैं। प्रथम महिला न्यायाधीश आपको मध्य प्रदेश से पूछा जा सकता है। आपको पता है कि न्यायिक क्षेत्र में महिलाओं की आज भी बहुत कमी है ना, बहुत कम जजेस होती हैं जो महिला होती हैं। तो आपको याद रखना कि प्रथम जो महिला न्यायाधीश थे मध्य प्रदेश में, उनका जो नाम था वो श्रीमती सरोजनी सक्सेना जी थी, है ना। तो सरोजनी सक्सेना को आप याद रखेंगे, याद रखेंगे नहीं? अच्छा, 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं। पहला ये है कि मध्य प्रदेश में महिला राज्यपाल बताओ प्रथम कौन थी? आंसर करिए फटाफट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? हमने जज तो बता ही दिया अभी आपको, श्रीमती सरोजनी सक्सेना। अब आपको पहली महिला मुख्यमंत्री और पहली महिला राज्यपाल फटाफट आंसर करके बताना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। आपको आंसर करना कंपलसरी है, आप लोग आंसर बहुत कम करते हैं। ठीक है, फटाफट आंसर कीजिए। फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग।
ठीक है, आगे शुरू करें। मध्य प्रदेश में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर श्री पीवी दीक्षित जी थे। ठीक है, पीवी दीक्षित, आगे हम बताएंगे कैसे कैसे। सबसे कम समय तक, सबसे ये ज्यादा है, ठीक है, सबसे ज्यादा है, इस सबसे ज्यादा मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, क्या नाम है इनका, पीवी दीक्षित, याद रखना है आप। प्रथम महिला न्यायाधीश श्रीमती सरोजनी सक्सेना। और अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य न्यायाधीश के तौर पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका रहा है, तो पीवी दीक्षित जी का याद रखना है आपको। सबसे कम समय तक अगर आपसे पूछा जा सकता है तो जीसी सोहानी का नाम आपको याद रखना। जब हम लिस्ट पढ़ेंगे तो हम थोड़ा सा आपको समझाएंगे एक एक लिस्ट में। चले, ठीक है, याद रहेगा, सबसे ज्यादा पीवी दीक्षित और सबसे कम जीसी सोहानी जी। चलिए अब हम वर्तमान में देखेंगे, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो वर्तमान में है रवि मलमठ जी, मुख्य न्यायाधीश रवि मलमठ जी। करंट का क्वेश्चन है, यहां से अगर क्वेश्चन बनता है तो हम तैयार हैं आंसर करने के लिए। ठीक है, कौन है, रवि मलमठ जी। अब हम देखेंगे अब तक मध्य प्रदेश में कितने मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, एक एक को समझेंगे, एक एक के संबंध में जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, क्लियर है, बढ़े आगे। पहले हमारे मुख्य न्यायाधीश श्री एम हिदायतुल्लाह, मैंने पहले बताया पहले हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन रहे, श्री एम हिदायतुल्लाह। वर्तमान में कौन है, श्री रवि मलमठ जी, जस्टिस रवि मलमठ जी। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से, श्री रवि मलमठ जी वर्तमान में है, और पहले बहुत अच्छे से याद रखना, एम हिदायतुल्लाह जी। चलो, इनका कार्यकाल जैसे कि मैंने पहले बताया कि मध्य प्रदेश की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की भी नवंबर में 1 नवंबर 1956 को हो गई। तो 1956 से लेकर 1958 तक, लगभग डेट नहीं याद रखनी, बस आपको ये याद रखना, 1956 से 1958 2 साल तक ये मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। कौन, एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, इनके विषय में याद रहेगा आपको। ये भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पर भी पद संभाले हैं, एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर भी ये मुख्य न्यायाधीश वहां पे भी रहे। ध्यान रखना, 3 बातें यहां समझ में आ रही, राष्ट्रपति के तौर पर भी न, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे भी काम किया। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन है जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय की चीफ जस्टिस आदि सभी संभाले। तो आपको बहुत अच्छे से पता हो कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है एम हिदायतुल्लाह। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो रहे, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक काम किए, एवं सुप्रीम कोर्ट जिसको हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं वहां पे भी ये चीफ जस्टिस रहे, यानी ये भारत के भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। कौन, एम हिदायतुल्लाह। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको भूलना नहीं है, मध्य प्रदेश के भी यानी एमपी हाई कोर्ट को भी ये मुख्य न्यायाधीश रहे, और साथ ही साथ ये सुप्रीम कोर्ट की भी मुख्य न्यायाधीश रहे। ये बात आपको बिल्कुल नहीं भूलनी। क्लियर है, याद रहेगा आप लोगों को, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। चलो आगे बढ़े। ठीक, अब देख लेते हैं दूसरे जो रहे हैं उनके विषय में क्या है। श्री जीपी भट्ट जी दूसरे हमारे मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, याद रहेगा आपको, जीपी भट्ट जी हमारे दूसरे मुख्य न्यायाधीश रहे। इनका टर्म रहेगा 1958 से 1959 तक, 1 साल तक ये जो है चीफ जस्टिस रहे हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के।
ठीक है, पहले एम हिदायतुल्लाह, उनके संबंध में भी जो इंपॉर्टेंट बातें वो याद रखनी है। दूसरे हमारे जीपी भट्ट हैं। अगर किसी जस्टिस में अगर कोई विशेष बात नहीं है तो वो जरूरी नहीं कि आप याद रखें, बस उनका नाम थोड़ा सा याद रखें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे लगातार पूछे जा रहे हैं कि 4 नाम 5 नाम रखे जाएंगे, 4 नाम बेसिकली रखे जाएंगे और एक कोई ऐसा नाम होगा जो मध्य प्रदेश से संबंध नहीं रखता होगा जस्टिस का, और आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इनमें कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। और होता ये है कि आपको पता है इतने सारे मुख्य न्यायाधीश रहे हैं 30-35, और सबके विषय में याद रख पाना थोड़ा सा प्रैक्टिकली कठिन काम है। ऐसी स्थिति में करना क्या है, हमको थोड़ा सा बस ये याद रखना है, जैसे सरनेम वगैरह से आप थोड़ा सा करके किसी प्रकार से याद रखें, जैसे एम हिदायतुल्लाह, जीपी भट्ट, जीपी नहीं याद है भट्ट याद है, तो इस प्रकार से जहां भी आपको जैसे समझ में आप याद रखें। टर्म याद करना जरूरी नहीं, बस एक सिक्वेंस आपको थोड़ा नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ये देखिए तीसरे आ गए हमारे पीवी दीक्षित जी। पीवी दीक्षित जी, इनका कार्यकाल जो रहा 1959 से लेकर 1969 तक रहा है। ये सबसे ज्यादा, मैंने बोला था ना, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा समय तक जो है चीफ जस्टिस रहे हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के। कौन? पीवी दीक्षित जी। इनका कार्यकाल 1959 से 1969 तक। मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे हैं ये, ठीक है। क्लियर रहेगा आप लोगों को? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? चलिए, पीवी दीक्षित के संबंध में सबसे लंबा कार्यकाल, ठीक है। इसके अलावा ये प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल, याद रखना है आपको। और साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त, मध्य प्रदेश में जब प्रथम लोकायुक्त बने तो उसमें भी पीवी दीक्षित पहले लोकायुक्त रहे हैं, ठीक है। याद रहेगा इनके संबंध। पीवी दीक्षित को बहुत अच्छे से याद रखना, इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि सबसे लंबा कार्यकाल रहा इनका चीफ जस्टिस के तौर पे। ये कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे हैं और मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त भी हैं। तो क्वेश्चन कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है, आप हर प्रकार से रेडी रहेंगे, ठीक है। मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसको लेके आके रखता हूँ आपके समक्ष, ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ भूले ना। जो भी इंपॉर्टेंट बात है, जो कुछ विशेष होता है, वो मैं लगातार आप लोगों को बताता रहता हूँ। उम्मीद करूंगा कि आप ऐसी चीज़ों को जरूर गौर करेंगे और आपको याद भी रखना है ऐसी चीज़ों को। चलो, क्लियर है, ठीक है। प्रथम लोकायुक्त भी रहे हैं पीवी दीक्षित। बढ़े आगे। चलो, अब हम देखते हैं विश्वंभर दयाल शर्मा, जस्टिस विश्वंभर दयाल शर्मा। ये हमारे चौथे जो चीफ जस्टिस रहे हैं। इनका कार्यकाल 1969 से 1972 तक। कुछ विशेष नहीं इनके संबंध में, बस आपको नाम याद रखना है, विश्वंभर दयाल शर्मा जी। अगले हमारे न्यायाधीश पीके तारे जी। कौन है हमारे न्यायाधीश? पीके तारे जी। इनका कार्यकाल रहा 1972 से 1975 तक, ठीक है। क्लियर है ये बात? कब? 1972 से 1975 तक पीके तारे जी। चलो, अगले जो जस्टिस रहे हैं मुख्य न्यायाधीश श्री शिवदयाल श्रीवास्तव। याद रखना है आपको, शिवदयाल श्रीवास्तव, CCCSS सब कुछ दिखेगा, है ना। श्री शिवदयाल श्रीवास्तव, तो कुछ भी दिखे समझ जाना को मध्य प्रदेश में मुख्य न्यायाधीश रहे हैं शिवदयाल श्रीवास्तव, ठीक है। इनका जो टर्म रहा है वो 1975 से लेकर 1978 तक रहा है, ठीक है। याद रहेगा आपको? चलिए, अगले जो रहे हैं बहुत अच्छे से याद रखना है, AP सेन जी। AP सेन जी अगले रहे हैं हमारे, और इनका कार्यकाल 1978 से 78 में ही कुछ महीनों के लिए मध्य प्रदेश में चीफ जस्टिस रहे। AP सेन, याद रखना। GP सिंह अगले जो है मुख्य न्यायाधीश। इनका कार्यकाल रहेगा 1978 से 1984 तक, लगभग 5-6 साल के आसपास इन्होंने कार्यभार संभाला। GP सिंह याद रखेंगे। अगले हैं हमारे GL ओझा जी। कौन है हमारे? GL ओझा जी। इनका कार्यकाल रहेगा 1984 से 1985 तक, ठीक है। चलो, अगला जो बड़ा नाम है वो JS वर्मा का है। इनके संबंध में बहुत अच्छे से आपको याद है, इनका टर्म याद रखना 86 से 86, कुछ महीनों के लिए ये चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश में रहे हैं। JS वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ना। इनका जन्म जो हुआ था वो मध्य प्रदेश के सतना में हुआ, बघेलखंड में, ठीक है। रीवा के पास में जो सतना है वहां पे इनका जन्म हुआ। कार्यकाल 86 से 86 में। यह भारत के उच्चतम न्यायालय के भी
चीफ जस्टिस रहे हैं। ध्यान रखना, JS वर्मा यहाँ भी थे और चीफ जस्टिस, और ये सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस रहे हैं। ठीक है, क्लियर रहेगा, याद रहेगा। एम हिदायतुल्लाह भी रहे हैं, याद रहेगा आप लोगों को दोनों नाम। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, है ना। हमने 10 जो चीफ जस्टिस है उनको पढ़ लिया। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस हमने बचे हुए हैं उसको हम कल की क्लास में देखेंगे। क्लास हम जब कल देखेंगे रात को 8 बजे, तो अन्य जो बातें हैं न्यायपालिका से संबंधित मध्य प्रदेश में, उसको हम चर्चा करेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ तक सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और वीडियो की जो लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, चाहे वो आपके सवाल हो, डाउट हो, या आपका कोई सजेशन हो, या क्लास कैसी लगी उसके संबंध में। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि क्लास संबंधी नोटिफिकेशन आपको